गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग भारत के जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी वाला देश है। भारत में वर्षा ऋतु, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि में आज हम लोग जून की माह में मौसम के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू कीजिए। आप लोग लिखना जून का माह में हालांकि सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून तक कर्क रेखा पर पहुंच जाती है। हालांकि सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून तक कर्क रेखा पर पहुंच जाती है, लेकिन स्थल खंड जो समुद्र के अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल खंड जो समुद्र के अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, कभी आप लोग देखे होंगे कि धूप उग गया, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो सबसे पहले अगर जल्दी कहा जाए तो सबसे पहले स्थल खंड यानी भूमि गर्म हो जाता है, उसके बाद जल यानी समुद्र गर्म होता है। तो आप आंकड़ा इस तरह भी लगा सकते हैं। कभी अभी चले जाइए नदी के किनारे, आप देखिएगा कि बाला पूरा गर्म है। आप अगर खाली पैर जाने में आपको कठिनाई होगा तो चप्पल का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन वही पानी में जाइए तो ठंडा लगेगा, गर्म नहीं रहेगा यानी ठंडा लगेगा। 10-12 बजे देखिए कि गर्म में ज्यादा पानी नहीं रहता है, वो ठंडा ही लगता है। लेकिन जो जल है नदी का वो धीरे धीरे गर्म होगा। स्थल खंड पहले गर्म हो जाता है, इसीलिए हम लोग को पहले गर्मी लगता है और उसमें उतरने के बाद नहीं। लेकिन वही शाम को आप जाइए तो देखिएगा बाला है जो ठंडा लगने लगेगा। शाम के समय बाला ठंडा लगने लगेगा और पानी में आप जाइएगा तो गर्म लगने लगेगा। यानी ये होता है कि स्थल खंड पहले गर्म हो जाता है और पानी है बाद में गर्म होता है। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि दो टीना आप देखे होंगे, टीना ले लीजिए और एक लोहा ले लीजिए, तो टीना को गर्म कीजिए और लोहा को भी गर्म कर दीजिए, तो देखिएगा कि टीना जल्दी गर्म हो जाता है। टीना है सो जल्दी गर्म हो जाता है और लोहा धीरे धीरे गर्म होता है। तो टीना को अगर निकालिएगा तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और लोहा को भी निकाल दीजिए, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। और वैसे भी आप लोग कभी ये सोचे हैं, और अगर नहीं सोचे होंगे तो ठंडे के दिनों में आप गए होंगे नदी सुबह सुबह, तो देखते होंगे कि उस बाला पर अगर आप घूम रहे हैं, यानी बालू है किनारे में, नदी के किनारे में, तो अधिक ठंडा लगेगा। और पानी में आप घूम के देखिए तो ठंडा कम लगेगा। यानी एक ऐसा अगर प्रक्रिया करना है तो एक आदमी चलिए बालू में और एक आदमी पानी में चलिए, तो पानी वाला स्वस्थ रहेगा, न कि ठंडा लगेगा। इसीलिए कुएं के पानी से सुबह सुबह लोग नहा लेता है ठंडा के दिनों में। आगे लिखिएगा, इसलिए 1 जून आते आते ITCZ यानी ITCZ 1 जून आते आते ITCZ स्वयं को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। यानी स्वयं को देखिए पश्चिमोत्तर भारत है, यानी पश्चिमोत्तर भारत में ITCZ जो स्वयं को स्थापित कर लेता है। ITCZ के बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो ITCZ कहाँ पश्चिमोत्तर भारत में स्वयं को क्या कर लेता है, स्थापित कर लेता है। कौन? ITCZ, जिसके कारण निम्न दाब का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। और इधर जो निम्न दाब का क्षेत्र जो बन रहा था, जहां हवाएं आ रही थी, गर्म होकर ऊपर उठ रही थी, तो वो है से अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए ITCZ जो निम्न वायु दाब के आसपास के स्थानीय हवाओं को
अपने ओर आकर्षित करने लगती है। यानी निम्न दाब में जो बना हुआ है प्रभावित हो रही है स्थानीय हवाएं, तो निम्न दाब से क्या होता है कि आसपास जितनी हवाएं हैं ITCJ अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, जिसके कारण उत्तर भारत के क्षेत्रों में यानी उत्तर भारत के पूरे क्षेत्रों में क्या होता है, अत्यधिक गर्म हवाएं चलने लगती है। क्या होती है? अत्यधिक गर्म हवाएं चलने लगती है, जिससे हम लोग लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। ये लू कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और ये लू हवाएं जो गर्म और या शुष्क होती है, ये लू हवाएं जो गर्म और शुष्क होती है। आगे लिखिए, ये लू हवाएं जो गर्म और शुष्क होती है, ये लू उत्तर भारत में ही प्रभावित होती है। यानी उत्तर भारत में ही ये लू हवाएं चलती है, न कि दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में लू नहीं चलती है, उत्तर भारत में ही प्रभावित होती है लू, खास करके उत्तर प्रदेश तरफ, इधर राजस्थान, तो लू उधर ही प्रभावित होती है। अब आगे लिखिएगा, ये लू हवाएं में नमी या आर्द्रता नहीं पाई जाती है। जो ये गर्म हवा प्रभावित हो रही है उत्तर भारत में, वो उसमें क्या होता है? नमी और आर्द्रता नहीं पाई जाती है। ये लू हवाओं में नमी और आर्द्रता नहीं पाई जाती है, जिसके कारण यह अत्यधिक खतरनाक हवाएं होती है। जिसके कारण ये क्या होती है? खूब खतरनाक हवाएं होती है। जो लू प्रभावित होती है, खूब खतरनाक हवाएं होती है। और ये लू हवाएं जो हमारे शरीर या मानव के शरीर से क्या खींच लेती है? वो नमी को चुराने लगती है, धीरे धीरे नमी को चुराने लगती है, जिसके कारण लोगों को या मानव को लू यानी लकवा मार देता है, जिसके कारण लकवा या डिहाइड्रेशन एक बीमारी हो जाता है। या तो लकवा मार देता है या डिहाइड्रेशन के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। किससे? लू चलने के लिए। आप देखते होंगे कि घर में गर्मी के दिनों में माता पिता आपको सजेशन देते होंगे कि कम से कम बाहर निकलो तो पानी पी लो, कहते हैं ना, पानी पी लो, इसलिए कि कम से कम पानी पी ले रहेगा तो उसको लू नहीं मार सकता। या तो आम के दिन में देखते हैं अमझोरा पीने से लोग को लू नहीं मारता है, इसलिए अमझोरा भी पीता है। या तो कभी कभी ये भी सुनेंगे कि सफेद सफेद एक प्याज होता है, उसको आपको पॉकेट में कोई डाल के घूमता है कि लू नहीं लगेगा। और देखिए, ये भी सजेशन दिया जाता है कि कम से कम बाहर निकल रहे हो तब माथा पर गमछा रख लो। तो गमछा किस लिए? क्योंकि अगर गमछा रखे हुए है तो यहाँ पसीना छूटेगा, इसी के अंदर रहेगा और ये ठंडा देगा, जैसे हवा चलेगी ना तो ठंडा देगी। इसलिए ये हमारे माता पिता सजेशन देते हैं घर में सभी को। अब आगे लिखिएगा डिहाइड्रेशन के लिए। अब देखिए, इसी हवा को किस हवा को देखिए, ये ITCJ, इसको बोला जाता है ITCJ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या इसी को बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, या इसी को बोला जाता है विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी, या इसी को बोला जाता है मानसूनी निम्न वायु दाब द्रोणी।
यानी देखिए इसी को ITCZ को ही हम बोल रहे हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसी को बोला जाता है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, या इसी को बोला जाता है, याद रखिएगा कि विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी। अब इसी को बोला जाता है मानसूनी निम्न दाब द्रोणी। तो आगे लिखिएगा मानसूनी निम्न दाब द्रोणी, मानसूनी और ये पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित है। मानसूनी निम्न दाब द्रोणी, यह तो लिखिए ITCZ, या ये भी लिख सकते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय या विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी, विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी। तो लिखिए मानसूनी निम्न दाब द्रोणी जो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने के कारण ये हवाएं, ये अरब सागर है, ये हवाएं जो अरब सागर में प्रभावित होने रही मानसूनी हवाओं को या हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में प्रभावित हो रही निम्न नमी या आर्द्रता युक्त हवाओं को अपनी ओर खींचने लगती है। कौन? यहाँ जब उष्णकटिबंधीय निम्न दाब द्रोणी बन जाती है तो ये विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी बन जाती है, तो ये खींचने लगती को ये यानी मानसूनी निम्न दाब द्रोणी जो क्या करती है कि अरब सागर या हिंद महासागर का ही दोनों ये भाग है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो ये दोनों को क्या करती है, खींचने लगती है। ये हवा हिंद महासागर में प्रभावित होने वाली नमी युक्त या आर्द्रता भरी हवाओं को खींचने लगती है, जिसके कारण यहाँ वर्षा होती है। अर्थात जो हवाएं हिंद महासागर से चलती है, यानी अर्थात जो मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से चलती है वो भारत में दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है। इन मानसूनी हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा कहते हैं। कौन हवाओं को? यानी जो हिंद महासागर से प्रभावित हो रही है उसे दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं 1 से 5 जून के अंदर पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट आपका है, पश्चिमी घाट से टकराकर सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर वर्षा कराती है। कौन? ये दक्षिण पश्चिम मानसून। तब पूछ देगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम कहाँ वर्षा कराती है, तो मालाबार के तट पर। कहाँ मालाबार के तट? केरल में। तो यहाँ ये वर्षा कराती है कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये इसके बाद यानी मालाबार तट के पर वर्षा कराने के बाद धीरे धीरे प्रभावित होते जाती है, आगे बढ़ती जाती है, और ये उत्तर में हिमालय तक, यानी ये हिमालय में भी वर्षा कराती है इधर हिमालय तक, तथा पश्चिम में यहाँ दिल्ली है आपका, इधर भी पश्चिमोत्तर भारत में भी वर्षा कराती है। अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में लगभग 90% क्षेत्रफल पर वर्षा होती है। तो हम लोग आज देख रहे थे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि, तो ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। आगे हम एक क्लास पीछे भी इसका ले चुके हैं ग्रीष्म ऋतु में क्रिया विधि। तो थैंक यू दोस्तों, हम अगले क्लास में दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर दक्षिण पश्चिम मानसून जो हिंद महासागर से प्रभावित होती है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो यहाँ बंगाल की खाड़ी से जो भी वर्षा होती है आर्द्रता से, वो भी दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे है, या तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा कैसे है, इसकी जानकारी हम अगले क्लास में देंगे। थैंक यू दोस्तों, हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो कई एग्जामों में पूछे गए हैं और अधिक पूछने की संभावना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन है। ये बोला जा रहा है भारत की, पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है, यानी भारत की जलवायु कैसी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत की जलवायु कैसी है। तो उष्णकटिबंधीय
मानसूनी है। कैसी है भारत की जलवायु? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसके बारे में हम बताए हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। आपको अगर पूछ दे कि भारत की जलवायु कैसी है तो कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। यानी भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी वाला देश भी कहा जाता है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, यानी पूरे भारत, ये संपूर्ण भारत। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर किन दो रेखाओं के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहलाता है? यानी पृथ्वी पर किन दो रेखाओं के बीच का क्षेत्र जो उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहलाता है? तो किन दो रेखाओं के बीच है उष्णकटिबंध का क्षेत्र? तो कर्क रेखा और मकर रेखा। यानी ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, ये मकर रेखा। यानी कर्क रेखा, मकर, विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा और विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। और इसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंध, इसके ऊपर नीचे भी शीतोष्ण कटिबंध। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंध का क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जलवायु विभाजन का कार्य कौन करता है? अब ये बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। भारत में जलवायु विभाजन का कार्य कौन करता है? और अगर ये पूछ दे कि विश्व में जलवायु विभाजन का कार्य कौन करता है? दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग। भारत में जलवायु विभाजन का कार्य कौन करता है, विश्व में जलवायु विभाजन का कार्य कौन करता है? दो क्वेश्चन है। तो भारत में जलवायु विभाजन का कार्य हिमालय करता है। कौन करता है? हिमालय। ये हिमालय है, कहां से फैली हुई हिमालय? यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये हिमालय है सो भारत में जलवायु विभाजन का कार्य करता है। और विश्व में जलवायु विभाजन का कार्य ये कर्क रेखा और मकर रेखा, और नीचे भी मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा। यानी विश्व में बोला जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा जलवायु विभाजन का कार्य करते हैं, लेकिन भारत में बोला जाए तो हिमालय करता है, कर्क रेखा नहीं करता। हाँ, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से ऐसे गुजरती है, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजर रही है, लेकिन इसके अनुसार, विश्व के अनुसार, ये कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध होना चाहिए और दक्षिण में उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन ऐसा भारत में नहीं है, पूरा भारत में उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, इसलिए क्योंकि इसका जलवायु विभाजन का कार्य कौन करता है? हिमालय करता है। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए, तो वहां हम बता चुके हैं पीछे कि कैसे भारत में हिमालय जलवायु विभाजन का कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती है? आज बोला गया है कि भारत में कितने प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रभावित होती है। मानसूनी हवाएं मतलब बोले वर्षा कराने वाली। तो देखिए 3 मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती है। आप सोच रहे होंगे, 2 को तो जान रहे होंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं और एक उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, लेकिन भारत में 3 मानसूनी हवाएं प्रवेश करती है। यानी 3 मानसूनी हवाओं से भारत में वर्षा होती है। तो कौन कौन? तो देखिए ये तो जान रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, ये भी वर्षा कराने वाली हवा है। एक है उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जो शीत ऋतु में यानी ठंडे के दिनों में वर्षा कराती है, और ठंडे के दिनों में ही पश्चिमी विक्षोभ, यानी ठंडे के दिनों में पश्चिमी विक्षोभ से ही वर्षा होता है। तो ठंडे के मौसम में कितने मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है? 2 मानसूनी हवाओं से। कौन कौन? एक पश्चिमी विक्षोभ और एक उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा। और पश्चिमी विक्षोभ जहां उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश या तो हिमालय के क्षेत्र में वर्षा कराती है, वहीं उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा से ये कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु या पूर्वी घाट में वर्षा कराती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में
यानी 90% क्षेत्रफल दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में कितनी मानसूनी हवाओं से या मानसूनी हवाएं प्रभावित होती है या वर्षा होती है, तो 3 समझ रहे हैं ना, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं और एक पश्चिमी विक्षोभ मानसूनी हवाएं। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं भारत में कब प्रभावित होती है। यानी ये पूछ दिया गया है कि उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, ये उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं से भारत में कब प्रभावित होती है, तो ठंडे के मौसम में, यानी शीत ऋतु में। सिर्फ शीत ऋतु में ही उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं प्रभावित होती है। और पश्चिमी विक्षोभ भी शीत ऋतु में प्रभावित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये दोनों पश्चिमी विक्षोभ या तो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जो शीत ऋतु में ही भारत में प्रभावित होती है, ये दोनों हवाएं ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। अब अगला देखिए क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने के पहले किस नाम से जानी जाती है। यानी जो पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करती है, यानी पश्चिमी विक्षोभ मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती है, उसके पहले किस नाम से जानी जाती है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। कहाँ होती है पश्चिमी विक्षोभ का, भूमध्य सागर में, और वहां शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जानी जाती है। यानी ये पश्चिमी विक्षोभ को पहले किस नाम से जाना जाता है, शीतोष्ण चक्रवात। यानी भारत में प्रवेश करने से पहले ये शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जानी जाती है। बहुत बार पूछा गया, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जानी जाती है। अब आगे देखिए, कोरोमंडल तट पर ठंडे के दिनों में वर्षा किस मानसून से होती है। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछ दिया गया। कोरोमंडल तट पर ठंडे के दिनों में या शीत ऋतु में या जाड़े के मौसम में कोरोमंडल तट पर किन हवाओं से या किन मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। तो कोरोमंडल कहाँ तट है, तमिलनाडु में स्थित है। और ये शीत ऋतु की बात हो रही है, तो शीत ऋतु में 2 हवाएं प्रभावित होती है, यानी 2 मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है भारत में, एक पश्चिमी विक्षोभ से और उत्तर पूर्वी मानसून से। तो कोरोमंडल तट यहाँ तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है ठंडे के दिनों में सिर्फ उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से। ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है। अब अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ को कौन सी पवन भारत में प्रवेश कराती है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ गया। पश्चिमी विक्षोभ जो मानसूनी हवा है उसे भारत में कौन सी पवन या हवाएं भारत में प्रवेश कराती है पश्चिमी विक्षोभ को। तो देखिए, पश्चिमी विक्षोभ यहाँ प्रभावित होती रहती है। उस समय शीत ऋतु में भारत में उत्तर भारत या मध्य एशिया में प्रभावित होने वाली पछुआ जेट पवन जो भारत में प्रवेश करती है, और यही पछुआ जेट पवन अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण पश्चिमी विक्षोभ को भारत में प्रवेश करवा देती है। कौन सी पवन पश्चिमी विक्षोभ को प्रवेश कराती है भारत में, पछुआ जेट पवन। अब आगे देखिए, पश्चिमी विक्षोभ हिमालय या पहाड़ी क्षेत्रों में किस रूप में वर्षा कराती है। ये पूछा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ हिमालय हो गया या पहाड़ी क्षेत्रों यानी पहाड़ी राज्यों में किस रूप में वर्षा कराती है, तो हिमपात के रूप में वर्षा कराती है। क्योंकि ये हिमपात के रूप में पहाड़ी क्षेत्रों में या हिमालय के क्षेत्रों में क्यों कराती है, क्योंकि इधर पछुआ जेट पवन का अत्यधिक शक्तिशाली पछुआ जेट पवन की दक्षिणी शाखा प्रभावित होती रहती है। इसी की वजह से यहाँ ये हिमपात यानी बर्फ के रूप में वर्षा कराती है, यानी ये जल बूंद है से बर्फ बन जाती है। देख रहे हैं, ठंडा के दिनों में अपने क्षेत्र में भी पाला गिरता है ना पाला, तो ओस ही पाला बन जाता है अधिक ठंडा होने की वजह से। तो उसी प्रकार से यहाँ जल बूंद है, जो पश्चिमी विक्षोभ मानसूनी हवा है वर्षा कराने वाली जल बूंद गिरती है, वो बर्फ बन जाता है, यानी 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है। अब आगे देखिए, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा से भारत में किस फसल के लिए लाभदायक होती है।
यानी शीत ऋतु में या ठंडे के मौसम में जो वर्षा होती है भारत में, वो कौन सी फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होती है? कौन सी फसल? रबी के फसल के लिए। यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। समझ गए? थैंक यू दोस्तों, ये आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से कोई चीज भी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उसको अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आप अगर बीपीएससी लिख रहे हैं, जेपीएससी लिख रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव भी सोल्व कीजिए, किताब निकालिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, उससे अधिक आपको फायदा होगा। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। और ध्यान से देखिएगा तो मेंस में आपको काम देगा कि कौन सी हवाएं कैसी है, कैसे प्रभावित होती है, और जलवायु जो है उससे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझा सके, लेकिन उससे अधिक आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? थैंक यू।